चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में बच्चे जो आज का हमारा टॉपिक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में ध्यान से समझेंगे। पहले आती है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या आप रेशो बोलें, ये सेल्स के बेसिस पे निकाली जाती है, सेल से कंपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। यहाँ ये RFO क्या है? RFO का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स। अगर मुझे क्वेश्चन में RFO गिवन है तो बच्चे याद रखेंगे वो इटसेल्फ उसका मतलब नेट सेल्स हो गया, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी दूसरी ऑपरेटिंग रेशो। ये जो ऑपरेटिंग रेशो है ना, ये एक्सपेंसेस को, खर्चे को रिप्रेजेंट करती है। इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशो का COGS या फिर कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। COGS है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है ये हम इसकी बात करेंगे अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट होती है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक्सपेंस की बात करती है, ये प्रॉफिट की बात करती है। ये एक्सपेंस की बात करती है तो एग्ज़ाम में पता है हमें ऐसे MCQ भी आते हैं, ये कम होना अच्छा है, ये प्रॉफिट बताती है तो ये ज़्यादा होना अच्छा है। तो यहाँ मेरे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, अभी सिखाऊंगा मैं। फिर नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हो गया मेरे पास नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अच्छा, ये ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन दोनों का टोटल 100% होता है। क्या मतलब हुआ? अगर मुझे गिवन है जी ये 90% है तो ये ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 10%। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट ROI की फुल फॉर्म होगी बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास EBITD, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये EBITD कैसे आएगा ये हम निकालेंगे, अभी सिखाऊंगा। देखो, सभी के डिनोमिनेटर में RFO है, क्योंकि इसका आंसर इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का परसेंटेज में आएगा, इसीलिए सब में 100 से मल्टीप्लाई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। दो फॉर्मूले थे जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्वेंसी रेशो में पढ़े थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, एक तो डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, डेट प्लस इक्विटी। दूसरा हो गया फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इतनी बात सबको समझ में आ गई जी? क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब इन रेशोज़ को पढ़ने के लिए ना हमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो समझते हैं, वो समझ में आ जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा।
देखिए हमने बच्चों ये बात जो मैं भी सिखा रहा हूँ 12th में बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ी है और 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ये RFO होता है जी। RFO का मतलब क्या हो गया? नेट सेल्स। सेल्स में से हम COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से थे? याद करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है। ये हमने पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा है। अब ये इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया? ये ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P&L को। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हो गए मेरे जो P&L में आते थे। अभी हमें 12th में नई चीज़ क्या पढ़नी है? ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। सपोज मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन, वो ऑपरेटिंग है। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, ये दोनों ही इनडायरेक्ट होते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आने के लिए दोनों ही माइनस करते हैं। अब इस टेबल को मैं दोबारा लिखता हूँ। हमने लिखा जी RFO माइनस करा COGS, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से दो तरह के खर्चे हैं। मैंने क्या करना है जी? इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस थे दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देना है अगर होगी तो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, अभी डिटेल में बता दूंगा। ऑपरेटिंग इनकम ये भी बताऊंगा क्या होता है, इसको प्लस कर देंगे तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? अब फिर खर्चा माइनस होगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे EBITD। EBITD की फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आप E की जगह P भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसमें से I हटाएंगे, I का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो ये आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर टैक्स हटा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को बच्चे पैट या फिर नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये टेबल आपको समझ में आ गई तो याद रखना प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो सारी सॉल्व हो जाएंगी। देखो कितना इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन RFO। अब क्वेश्चन में मुझे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली तो गिवन नहीं होंगे, मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इनको और डिटेल में हम बात करते हैं। देखो जी, हमने क्या देखा, यहाँ ध्यान से समझेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बच्चे हमारे पास दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं जी हमारे पास? जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जो परचेजेस से रिलेटेड होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली जो सामान बनाते टाइम या सामान खरीदते टाइम होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे, जैसे कि कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। ठीक है, ये तीनों डायरेक्ट हैं। अगर इनके साथ वर्ड लग जाए इनवर्ड, ये तो भी डायरेक्ट हैं।
अगर इनके साथ वर्ड लग गया परचेजेज, ये तो भी डायरेक्ट हैं, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज, बेसिकली क्या मतलब हुआ, ये सामान खरीदते टाइम हो रहे हैं, तो ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में वेजेस गिवन है, फैक्ट्री रेंट गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। आपको मीनिंग समझना ज़रूरी है, जो सामान बनाते टाइम या सामान खरीदते टाइम हो रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो P&L में आते हैं, जो कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ये दो तरह के हैं, जैसा कि अभी हमने बात करा, ऊपर टेबल में समझा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तभी आप ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ठीक कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं ये मैं बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो हो गए बच्चे जो कि हमारे डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो खर्चे हो गए जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गए। ठीक है जी, लाइक सैलरीज, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं, वो जो कैरेज वाला पार्ट था, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज, फ्रेट, कार्टेज लिखा है तो ये हमारे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, बट अगर इनके साथ एक वर्ड लिख गया, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, या फिर ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स, कार्टेज ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स, तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गए। ठीक है जी, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पढ़ते सर समझ में आ जाएगा जी। ये वो खर्चा हो गया जी जो मेरा डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हो गया। क्लियर, फिर आगे आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड हाँ, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, P&L में तो आता है, खर्चा तो है बट बिजनेस का नहीं है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, किसी भी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स को आपने बेचा, उस पर लॉस हो गया, तो वो नुकसान तो है, खर्चा तो है, बट वो डायरेक्टली बिजनेस का नहीं है, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गया। ठीक है जी, अब आ जाओ इनकम पे। इनकम हमने दो तरह की पढ़ी जी, बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ये आएगा तभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मेरे पास दो ही एग्जाम्पल होते हैं, याद रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव। इसके अलावा जो भी आपको इनकम हो रही है वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ठीक है जी, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, ये बिजनेस से होने वाली इनकम थोड़ी ना है। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये ध्यान रखनी है। इतनी बात सभी को समझ आ गई? क्लियर। अब जो हमने सीखा उसमें क्या देखा,
ये टेबल क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब सपोज़ ये टेबल आपके सामने है, मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, ध्यान से उसको सोचेंगे। सपोज़ मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये ऑर्डर तो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी। अगर मैंने एक्सपेंसेस और इनकम को ध्यान से समझा है तो हम ये बात समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मुझे जीपी गिवन है, नेट प्रॉफिट निकालना है और क्वेश्चन में वेजेस गिवन है। तो कोई बच्चा बताएगा वेजेस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे? वेजेस प्लस माइनस इग्नोर क्या होगा? माइनस। वेजेस माइनस नहीं होगा, वेजेस इग्नोर होगा। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? वेजेस बच्चों मेरा ना डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस COGS के अंदर इंक्लूड होते हैं। याद करो हमने COGS का फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस ये मैंने देखो यहाँ लिखवाया था डायरेक्ट में, तो वेजेस इग्नोर हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये एक्सपेंस और इनकम नहीं समझ आए तो रेशो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 20 मिनट हमने पूरा इसको समझाया अभी, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ मुझे जीपी गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, जीपी गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो इंटरेस्ट रिसीव का क्या काम है? प्लस माइनस इग्नोर। जीपी गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो इंटरेस्ट रिसीव प्लस है, माइनस है, इग्नोर है? कोई भी एनीवन? इग्नोर। इंटरेस्ट रिसीव इग्नोर है। क्यों इग्नोर है बच्चे? इंटरेस्ट रिसीव यहाँ आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में और मुझे तो यहीं पे रुक जाना है। बात समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, फिर सपोज़ मुझे जीपी गिवन है और EBITD निकालना है। जीपी गिवन है, एक रेशो हमने बीच में छोड़ी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसमें इसको फाइंड आउट करना था और ROI में भी निकालना था। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, EBITD निकालना है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर प्लस है, माइनस है, इग्नोर है? एनीवन? कोई भी? जीपी गिवन है, EBITD निकालना है, इंटरेस्ट पेड प्लस माइनस इग्नोर? माइनस गलत, इग्नोर होगा जी। क्यों इग्नोर होगा? देखो इंटरेस्ट पेड तो यहाँ पे आ रहा है ना नीचे, मुझे तो यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। तो इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, रुकेंगे और 2 मिनट अपने अपने रजिस्टर में ये टेबल बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। बिना देखे लिखो, नहीं आ रही तो आपके सामने स्क्रीन पे है ही, रफ में, फेयर में, जहाँ पे भी लिखना है लिखो एक बार ये टेबल को। देखो जी, हम आ जाते हैं बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। प्रैक्टिकल नंबर है 134 एज पर न्यू बुक। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन ही है मुझे, RFO गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है। तो मुझे क्या बात समझनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब मुझे जीपी तो गिवन है, RFO भी गिवन है, डायरेक्टली हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमने समझा था बच्चे इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? जब RFO गिवन होता है तो वो इटसेल्फ नेट सेल्स होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, COGS गिवन है, RFO गिवन है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगी जी? पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो देखो, RFO सेल्स में से अगर मैं COGS या फिर कॉर्फो बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस कर देंगे तो GP आ जाएगा। तो मेरे पास
सेल्स गिवन है इस क्वेश्चन में 6 लाख माइनस COGS गिवन है 540, तो GP कितना आ गया 60। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला क्या बन गया जी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO। RFO इज 6 लाख इंटू 100, 10%। क्वेश्चन नंबर 136 में RFO गिवन है बच्चे मुझे 4 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे शुरू हो गए। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होता 25%, ये नहीं लिखा होता, तो याद रखना जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेल्स का यानी कि RFO का निकाला जाता है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेल्स का ही निकाला जाएगा, बट यहाँ तो स्पेसिफिकली बताया गया ना किसका है, कॉस्ट का। क्या मुझे कॉस्ट पता है, नहीं पता, ठीक है जी। तो कॉस्ट यानी कि COGS, तो पहले हम उसको एक्स लेट करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट COGS या फिर जो मेरी कॉस्ट है वो अगर x है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25%, x/4 हो गया। फिर कॉस्ट में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो RFO आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO। ये मुझे गिवन है 4 लाख, 5x/4 4 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख इंटू 4/5, x हमने सॉल्व किया 3,20,000 आ गया, ठीक है जी। ये 320 आ गया, तो जो मेरा GP है वो तो x/4 कितना हो गया 80,000, x/4 था ना, 80,000 आ गया, हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व जी। कैसे करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO, 4 लाख इंटू 100, 20%, ठीक है जी। चलिए 137 पे आते हैं। 137 में कहता है कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स की, कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स की। मुझे टोटल सेल्स पता ही नहीं है, क्रेडिट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में। बच्चों यहाँ पे जब हम RFO वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्रेडिट RFO या कैश RFO ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए, तो RFO का मतलब यहाँ हो गया जी मेरी टोटल सेल्स, ठीक है। तो मुझे टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी, और परचेजेज है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है। देखो जी चेक करते हैं, इसके लिए पहले हम COGS ट्राई करते हैं निकालने की। देखो COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे मुझे COGS तो नहीं पता, ओपनिंग और क्लोजिंग में नहीं दिया, इसने परचेजेस दे दिया 4 लाख, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस याद रखेंगे ऑप्शनल होता है, नहीं है तो इसको ज़ीरो ले लेंगे, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये मेरी परचेजेस हो गई, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं जी। ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस हुआ, तो यहाँ पे ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस हो रहा है, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा हो गया ना। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब क्वेश्चन में मुझे बताया जा रहा है ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये ज़्यादा है ओपनिंग से, बट दोनों की फिगर्स नहीं पता और इनका डिफरेंस बता दिया। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग ज़्यादा है, तो अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो ये फिगर नेगेटिव हो गई ना जो 25,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो COGS क्या आ जाएगा, 4 लाख की परचेजेज हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की जगह मुझे बता दिया ये 25,000 ज़्यादा है, तो ये जितनी भी होगी ये 25,000 ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव 25,000 आ गया। तो COGS मेरे पास 375 आ गई। अब ये COGS 375 आ गई, अब हम RFO निकालते हैं। देखो अब हम आए जी RFO निकालने पे, तो इसके लिए बोला कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स की। लेट टोटल सेल्स अगर मेरे पास X है
तो कैश सेल्स इसका 20%, यानी कि x/5 हो गया। अगर मैं टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, x माइनस x/5 क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मेरे पास आ गई जी 5 लाख। इसको हमने सॉल्व करा 4x/5 5 लाख इंटू 5/4 1/25 625 आएगा। ठीक है जी, x 625 आया। 625 क्या मेरी टोटल सेल्स, 5 लाख डिवाइड बाई 4 इंटू 5। हाँ जी ठीक है, ये मेरे पास टोटल सेल्स आ गई जी। और COGS मैंने अभी निकाल लिया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, RFO में से COGS माइनस कर दो। RFO 625 निकाला, COGS 375 निकाला। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 625 माइनस 375, 2,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो बस अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। %40। समझ में आ गया बच्चे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 138। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब कोशिश करो, सबके पास बुक है घर में, साथ साथ मेरे अगर कर पाओगे तो बेटर काम हो जाएगा। देखो जी, 138 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है। इसने क्रेडिट सेल्स गिवन है और रेशो ऑफ रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स गिवन है। देखो लास्ट में क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स से रिलेटेड एक रेशो गिवन है 4:1। दैट मीन्स अगर कैश सेल 1 रुपी है तो क्रेडिट सेल्स 4 रुपीज़ हो गई, 4 टाइम्स हो गई। क्रेडिट सेल्स मुझे 10 लाख रुपए गिवन है, तो यानी कि ये उसकी 1/4 हो गई ना। तो कैश सेल्स कितनी आ जाएगी, 2,50,000। ये अगर 1 है तो ये 4 टाइम्स यही हुआ ना। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये मुझे गिवन था 10 लाख, ये 4:1 है, तो कैश सेल्स उसकी 1/4 हो गई 250। तो टोटल सेल्स यानी कि RFO 12,50,000। अब हमें निकालना है COGS। COGS के लिए ध्यान से देखेंगे बच्चे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की जगह एक वर्ड गिवन है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस होता है तो वो इन्वेंट्री मेरा डिक्रीज ही तो हो रहा है। तो यानी कि ये मेरी जो फिगर है ये पॉजिटिव हो गई जी 20,000। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बच्चे कैरेज है 20,000, वेजेस है 1 लाख। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेजेस रिटर्न होता है, परचेजेस गिवन है 6 लाख। 6 लाख में से 20,000 परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, 6 लाख में से 20,000 परचेज रिटर्न माइनस। ये परचेज है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, हमें नेट परचेज चाहिए होती हैं। तो ये हमने लिखा है जी बच्चे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये हो गया मेरे पास कैरेज इनवर्ड, ये हो गया वेजेस, और ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इसको सॉल्व करते हैं जी, ये मेरे पास आ जाएगा 20, 20, 40, 140, 1,40,000 प्लस 580, 7,20,000। 720 COGS आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट RFO जो कि है 12,50,000 माइनस COGS 7,20,000, 5,30,000। ठीक है जी। तो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो 530
डिवाइड बाय 1250 into 100 42.4%। इसमें बच्चे परसेंटेज ज़रूर लगाना है, ठीक है। 139 पे आएंगे, 139 सेम इसी तरीके का है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। किसी को कोई डाउट हो बीच में तो अनम्यूट करके पूछ लेना। वन 140 में देखो जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, और सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। जो सेल्स में सामान बेचता हूँ वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा पे बेचता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। देखो निकालनी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, बट उससे रिलेटेड कुछ भी गिवन तो है ही नहीं, ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दी इसने उठा के। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप उसके आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। देखो जैसे कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, जो कि हम रेशियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरी 8 है, COGS मुझे पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 2 लाख प्लस 1 20, 3 20 हो गया, 3 20 को मैंने 2 से डिवाइड करा 160, ठीक है जी। तो यहाँ से COGS क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6,40,000 नहीं 640 आएगा, हाँ 640 आ गया जी, ठीक है। COGS आ गया। अब मेरे को चाहिए, उसने बोला है जी जो सेल्स प्राइस है ना कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। देखो COGS मतलब कॉस्ट है, अब वो कह रहा है जो सेल्स प्राइस है वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्लस 25%, यही मतलब हुआ ना। और ये जो 25% है ये प्रॉफिट ही तो होगा। तो कॉस्ट मेरी 6,40,000 है, तो प्रॉफिट इसका 25% हो गया, 640 का 25% हो गया जी 160। आ रही है बात समझ, ये कॉस्ट है तो जो प्रॉफिट है वो इसका 25% यानी कि 160 हो गया। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो सेल्स आ जाता है। तो SP यानी कि सेल्स मेरे पास आ गई जी 8 लाख रुपीज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू GP अपॉन नेट सेल्स यानी कि RFO इंटू 100, 20%। 141, 143, 141, 142 इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आप कर पाएंगे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल वाला कुछ नहीं है। आगे आते हैं, 144 भी सेम ही है। तो कोई किसी को बीच में रीड कर लो, कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन जो नहीं कर पाएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अगली रेशो करा दूं, अगली रेशो बच्चों एक करा देता हूँ, बस एक छोटी सी 2-4 क्वेश्चन उसके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास में, बस अगली क्लास में चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। देखो अगली रेशो है हमारे पास बुक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मैंने अभी आपको समझाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने वो टेबल समझी थी, टेबल की हेल्प लेंगे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 153 जो पहला है, यहीं से हम देखते हैं। अगर मैं वो टेबल बनाऊँ आपके लिए, देखो RFO में से COGS माइनस करते हैं तो GP आता है, GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम प्लस।
तो मेरे पास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। ये टेबल लर्न करके क्या है, हमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लर्न करने पड़ेंगे अब। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो विदाउट टेबल समझे क्वेश्चन होगा ही नहीं। RFO मुझे 5 लाख रुपए गिवन है, COGS मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया, मैंने माइनस कर दिया जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख आ गया। अब 3 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। कोई बच्चा बताएगा इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम कोई है या नहीं है? इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक मेरे पास ऑफिस एंड वेजेस नहीं है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। इंटरेस्ट तो मैंने सिखाया था, टेबल में बहुत बाद में आ रहा था। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफिस एंड जो एडमिन है ये माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये निल हो गई। मैं टेबल बना के भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी 250, हो गया ख़त्म। ये बात सभी को समझ आ गई। ये मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो ग्रॉस ई प्रॉफिट अपॉन RFO 5 लाख इंटू 100, दैट इज़ 50%। क्लियर। 154 पे आते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, लिखा नहीं, 153। 154 पे आते हैं। 154 में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। इसमें हमें RFO गिवन है, यस देखो जी RFO गिवन है। RFO के आगे लिखा हमने 14,70,000। इसमें से COGS माइनस करना है, तो COGS इसने गिवन तो है नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। COGS कैसे आएगा, यहाँ पे हमने लिखा जी ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस परचेजेस 10 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो फैक्ट्री वाला होता है, वो कुछ भी गिवन ही नहीं है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज़ 150। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये मेरे पास आ गया जी 11 लाख। 11 में से 1.5 माइनस करा, 9,50,000। 0 0 0 2 14 में से 9 गए 5, 5,20,000 देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, टेबल समझा हुआ है, तो काम इजीली हो जाएगा। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस बाय फायर नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग है 1,70,000, ये माइनस होगा। और डिविडेंड रिसीव मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 350। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी। तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। चेक कर लेते हैं जी आंसर एक बारी। $23.8, ठीक है जी, 23.81%। सबको बच्चों समझ आ रहा है? बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना है। 155 पे आओ। RFO गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, 25% है कॉस्ट का, और मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, और हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है जी। देखो तो RFO मेरे पास है 9 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, बट कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है, तो फिर वही हम कॉस्ट को एक्सलेट कर लेते हैं। लेट, अगर मेरी कॉस्ट x है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% यानी कि x/4 हो गया। तो कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर दो तो इक्वल्स टू सेल्स हो गई। इसको सॉल्व करा, 5x/4 9 लाख आ गया, x की वैल्यू 9 लाख इंटू 4/5,
तो 9 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 720 आ गया जी। एक्स क्या लट करा था, COGS 720 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 आ गया। देखो वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए थे। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, माइनस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो गया, अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो 180 माइनस 45, 1,35,000 हो गया जी सॉल्व। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन 9 lakhs इंटू 100, 15%। डन। 156 देखते हैं, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होता है ना बच्चों, ये अभी आएगा आगे, बट यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 3,40,000 और ये गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000। तो COGS 320 आ गया जी। ये गिवन है, ये 20 गिवन है, तो COGS 320 होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है 20%। क्वेश्चन साइलेंट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 20%, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ये जो प्रॉफिट है किसका होगा, सेल्स का। सेल्स मुझे पता नहीं है, तो हमने बोला जी RFO अगर X है तो GP X/5 हो गया। 20% का मतलब X/5 होता है। तो कॉस्ट में RFO में से मैंने GP माइनस करा कॉस्ट 3,20,000। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 320, तो x की वैल्यू 320 इंटू 5/4, 320 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 4 lakhs आ गए जी x। सेल्स 4 लाख रुपए आ गया। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में रखने को तो सेल्स आ गया और न्यूमरेटर में मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टेबल से निकल जाएगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है, ये रही सेल्स, ये रहा COGS। तो GP 80,000 आ गया, 80,000। 80,000 में से आपने 20,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देने हैं, 60,000। तो 60,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो RFO में से COGS माइनस करा, GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 60,000 अपॉन RFO इंटू 100, 15%। क्लियर है, ठीक है बच्चों। बस हमारी 2 रेशो बची हैं, 2-3 रेशो। एक ऑपरेटिंग रेशो, अच्छा एक बीच में हम ना मिस कर गए ऑपरेटिंग रेशो, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कर ली सीधा। तो कोई नहीं, ये और एक नेट प्रॉफिट रेशो बची है और एक ROI, वो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब रख लेंगे, तब करा दूंगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये आपका। और ये घर से करके ज़रूर बच्चे पॉजिटिवली सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे, तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है तो